नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है टारगेट विद साध्वी चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। छठी शताब्दी में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ये है 8, बी है 15, सी है 12 और डी है 19। तो इसका सही जवाब है ये इसका राइट आंसर। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों, छठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। तत्कालीन 16 महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेदिवत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज थे। इनमें से कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। दोस्तों, अब मैं सारे क्वेश्चन लिख के तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास उतनी वो व्यवस्था नहीं है, सारे लिखने पड़ते हैं, मिटाने पड़ते हैं। चलते हैं फिर अगले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नककटैया मेला कहाँ लगता है। क्या है दोस्तों, नककटैया मेला कहाँ लगता है। आप लोगों को बताना है कि नककटैया मेला कहाँ लगता है। दोस्तों, तो दोस्तों पहला है वाराणसी, बी है अयोध्या, सी है सीतापुर, डी है प्रयागराज। आप लोगों को बताना है इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों नककटैया मेला विजयदशमी के एक सप्ताह बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की रात को लगता है। इस मेले में रामचरितमानस की घटनाओं का क्रमवार प्रदर्शन होता है। यह मेला उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में लगता है। इसका सही जवाब है ये इज द राइट आंसर। दोस्तों, नककटैया मेला वाराणसी में लगता है। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है आप लोगों को बताना है। दोस्तों, ये है रामपुर, बी है प्रयागराज, सी है मेरठ और डी है दोस्तों कानपुर। आप लोगों को बताना इसमें से सही जवाब कौन सा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। जितना ही आप इसका रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप टेस्ट लगाएंगे, वो आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्योंकि दोस्तों बगैर प्रयास की कोई चीज सफलता मिलती नहीं है, कोई भी चीज प्राप्त नहीं होता है। तो आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके हित में रहेगा। तो दोस्तों इसका आपको बताना है सही जवाब। दोस्तों, इसका सही जवाब है कि ये रामपुर। ये रामपुर, ये इज द राइट आंसर। दोस्तों, आप लोगों को बताना है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, दोस्तों चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाकर भेजूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। दोस्तों, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। ये है त्रिभुज, बी है धनाकर, सी है सलजम, डी है केला। दोस्तों, अब आप लोग सोचते होंगे इसमें सलजम और केला कहाँ से आ गया। चलो, ये तो पहले ही आप काट सकते हैं, ऐसे काट दीजिए। अब दो बचे दोस्तों, धनाकर और त्रिभुज। तो दोस्तों इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा त्रिभुज। ये राइट आंसर। दोस्तों जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को त्रिभुजाकार आकृति में बांट कर नापना आसान होता है। फिर दोस्तों तीसरा है हमारा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। ये है दियारा खेती, बी है तर खेती,
सी है तैरती खेती और डी है आर्क खेती। आपको इसमें सही जवाब बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है ये राइट आंसर, दियारा खेती की जाती है दोस्तों। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दियारा खेती की जाती है दोस्तों। दियारा एक स्थानीय शब्दावली है। क्या है? स्थानीय शब्दावली है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र में नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक स्थल रूप के लिए इस्तेमाल होती है। वस्तुतः यह विशेष परिस्थितियों में निर्मित बाढ़ या मैदान ही है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में दियारा खेती की जाती है। बाढ़ के कारण एक फसल पर ही आश्रित रहने वाले दियारा के किसानों को राहत देने के लिए कृषि विभाग ने दियारा क्षेत्र में सब्जी एवं मटर की उन्नत खेती को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की है दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को बताना है अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है दोस्तों? आपको बताना है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में दोस्तों? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, डी है मिजोरम। आपको बताना है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में। दोस्तों इसका सही जवाब है बी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पे है? मणिपुर में है। कहाँ पे? मणिपुर। बी ये राइट आंसर दोस्तों, तो नोट करिए मणिपुर में। केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? देखो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इसमें से आप तीनों को काट दीजिए, मणिपुर इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के अधिनियम 1992 द्वारा हुई है। इस अधिनियम को भारत सरकार ने कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी करके 26 जनवरी 1993 को लागू किया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्तों। अब क्लियर हो गया। चलते हैं दोस्तों फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चना उत्पादन हेतु आवश्यक मिट्टी है दोस्तों। हल्की दोमट, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। आपको बताना है चना उत्पादन हेतु आवश्यक किस मिट्टी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आपको बताना है चना उत्पादन का। तो दोस्तों भारत में चने की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बिहार में की जाती है। चना एक शुष्क एवं ठंडी जलवायु की फसल है जिसे रबी मौसम में उगाया जाता है। चने की खेती के लिए माध्यम वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक उपयुक्त है। चने की खेती दोमट भूमियों से मटियार भूमियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। चने की खेती हल्की दोमट मिट्टी में की जाती है। हल्की दोमट मिट्टी में की जाती है दोस्तों। ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पैदा किया जाता है? मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ। आपको बताना है संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्पादन किया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरा पैदा किया जाता है। इसका सही जवाब है सी राइट आंसर, सहारनपुर। सहारनपुर में चना का संतरे का उत्पादन किया जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देसी नागपुरी और एम्पदर लड्डू किस्म का संतरा पैदा किया जाता है। संतरा एक स्वास्थ्यवर्धक फल है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 6, 9, 7, 11। आपको बताना है राज्य में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या है दोस्तों। तो
उत्तर प्रदेश में वर्षा एवं मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय मैदानी, दक्षिणी पश्चिमी, अर्धशुष्क, बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, विंध्य, भाबर और तराई, पश्चिमी मैदान और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसका 9 इज राइट आंसर। दोस्तों आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर विकल्प में 6, 9, 7 और 11 आता है तो आप आंख मूंद कर 9 पे टिक करिए। 9 इसका राइट आंसर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय स्थित है दोस्तों, वाराणसी में, अयोध्या में, मथुरा में, गोरखपुर में। इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है दोस्तों। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं दोस्तों। राम कथा विषयक चित्रों, शब्दित पांडुलिपियों, मूर्तियों, रामलीला व अन्य प्रदर्श कलाओं से संबंधित सामग्री अयोध्या परिक्षेत्र में है, जिसे राम कथा संग्रहालय कहा जाता है। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1988 में तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? अगर स्थापना ही पूछ लिया जाए तो आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। 1988, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। राम कथा संग्रहालय की स्थापना 1988 में कहाँ की गई थी? अयोध्या में की गई थी दोस्तों। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? आपको बताना है फरवरी 2004 में, अप्रैल 2004 में, सितंबर 2004 में, नवंबर 2004 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नवंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। किसान आयोग अपने अनुसार पैदावार की लागत तय करता है, फिर उसके आधार पर मुनाफा निर्धारित करता है दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है, ये है राज्य उत्पाद कर, B है स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क, C है भू राजस्व, D है व्यापार कर। आपको सही जवाब इसका बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है व्यापार कर। डी इज राइट आंसर दोस्तों। डी इज राइट आंसर। ये विकल्पों में उत्तर प्रदेश राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत व्यापार कर है। उत्तर प्रदेश के कुल कर राजस्व के व्यापार कर का योगदान 57% है। सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति गाजियाबाद जिले से होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो गाजियाबाद जिले से होती है। गाजियाबाद जिले से। उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहम्मद फकीर उल्लाह किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? मोहम्मद फकीर उल्लाह किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? ये है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मोहम्मद फकीर उल्लाह किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बता दीजिए। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो डालेंगे सबका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचता रहेगा आपके पास। दोस्तों, शाहजहां के समय में आकृति चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। इसके काल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की उन्नति हुई। इसके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार अनूप मीर हाशिम, मोहम्मद फकीर उल्लाह, हुनर मोहम्मद, नादिर चिंतामणि थे। इस काल के चित्रों के विशेष विषयों में यवन सुंदरियां, रंग महल, विलासी जीवन और ईसाई धर्म शामिल हुए। स्याह कलम चित्र बने जिन्हें कागज के फिटकरी और सरेस आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता था। इनकी खासियत बारीकियों का चित्रण था, जैसे दाढ़ी का एक एक बाल दिखाना, रंगों को हल्की घुलन के साथ लगाना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना था। आप लोग कमेंट में बता दीजिए। जहांगीर इसका सही जवाब है, जहांगीर। ये इज द राइट आंसर दोस्तों। उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये है वर्ष 1991-92 में, बी है वर्ष 1999 सन 2000 में, सी है वर्ष 2003-04 में, डी है वर्ष 2009-10 में। आपको बताना है इसका सही जवाब। चलिए कमेंट के माध्यम से आप लोग सवाल का जवाब आप लोग बताते रहें। देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वर्ष 1991-92 में। ये इसलिए राइट आंसर दोस्तों। बंजर भूमि अंतर्गत भूमि के विकास की गति को बढ़ाने तथा इस संबंध में लयबद्ध रूप में कार्यवाही करने के लिए सरकार ने पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1985 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की थी। कब? 1985 में। बाद में वर्ष 1992 ग्रामीण विकास एवं गरीबी अपशमन मंत्रालय में बंजर भूमि विकास के नाम से एक अलग विभाग बनाया गया और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की इस विभाग के आंतरिक कर दिया गया था। अप्रैल 1999 में भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए बंजर भूमि विकास विभाग का नाम बदलकर भूमि संसाधन विकास कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप भूमि आधारित सभी विकास कार्यक्रमों तथा भूमि सुधार प्रभाग के इस विभाग के अंतर्गत लाया गया था। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP जो केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है
और 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो आप दोबारा रिवर्स करके वीडियो पुनः सुन लें, आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मैट्रिक जरीब में कणियों की संख्या कितनी होती है? मैट्रिक जरीब में कणियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों लेखपाल परीक्षा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप बताइए मैट्रिक जरीब में कणियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आप लोगों को बताना है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों मैट्रिक जरीब में कणियों की संख्या 100 होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों बताना चाहूंगा मैट्रिक जरीब में कणियों की संख्या 100 होती है। मैट्रिक जरीब के प्रचलन के कारण इस जरीब का प्रयोग किया जाने लगा। ये 30 मीटर लंबी होती है, जिसमें प्रत्येक कड़ी 0.3 भी अथवा 30 सेंटीमीटर की होती है। इसमें प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद पीतल का एक सूचक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है आपको बताना है, इसका सही जवाब बताना है। तो दोस्तों तीसरा का स्थान है ये, सही जवाब दूसरा स्थान है। दोस्तों सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वजल धारा योजना केंद्र सरकार का एक सामुदायिक स्वास्थ्य योजना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल सरसों और सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप से या गेहूं, मटर और जौ के साथ मिश्रित रूप से की जाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? आपको बताना है इसका सही जवाब। दोस्तों इसका सही जवाब है बी ही राइट आंसर। आगरा दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इसका सही जवाब है आगरा। तो उत्तर प्रदेश का अलग आगरा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से लगभग 206 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। भारत का चौथा, उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 23वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? आगरा है। दोस्तों इसको आप लोग डाउन कर लीजिए। दोस्तों इसको आप लोग चलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? ये है चीन, बी है भारत, सी है पूर्वी सोवियत संघ, डी है क्यूबा। आपको इसका सही जवाब देना है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह जो है संग्रह लेकर के आया हूं। दोस्तों देखना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके मित्रों को इसका लाभ मिल सके, जो लोग लेखपाल की परीक्षा देने के लिए सोच रहे हैं सामूहिक रूप से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी। सी ये राइट आंसर। दोस्तों
सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम पूर्वी सोवियत संघ में किया गया था दोस्तों। सामूहिक कृषि ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से कृषि का उद्योग चलाते हैं। पहले के समय में कुछ साम्यवादी व्यवस्थाओं में किसानों और मवेशी पालकों को सरकारी आदेश से संगठित करके सामूहिक कृषि में लगाया गया था। भूतपूर्व सोवियत संघ की कोल खोज प्रणाली में ऐसा होता था। अन्य स्थानों पर कृषक स्वेच्छा से कृषि सहकारी योजनाओं से संगठित होकर सामूहिक खेती करते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक एकड़ किसके बराबर होता है? 32-40 वर्ग गज, 42-33 वर्ग गज, 48-40 वर्ग गज, 62-36 वर्ग गज। आपको बताना है कि एक एकड़ किसके बराबर होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है सी इज ए राइट आंसर। एक एकड़ 48-40 वर्ग के बराबर होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों एक एकड़ मापन की एक इकाई है, इसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एकड़ मापन की एक इकाई है, इसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? ये है क्षेत्रफल, बी है आयतन, सी है लंबाई, डी है घनत्व। आपको बताना है दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है क्षेत्रफल। ये इजी है राइट आंसर। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ये है 60.73%, बी है 77.70%, सी है 82.83% और डी है आपका 72.28%। आपको सही जवाब देना है दोस्तों। ये आंकड़े आपको याद रखने बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसका सही जवाब है बी 77.70% आबादी आज भी हिंदुस्तान के गांव में रहती है दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।